प्यारे बच्चों, हमारा एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आर photochemical reactions. As the name indicates, photo means light, chemical reactions you know people very well. So the chemical reactions whose rates are influenced by radiations, particularly from ultraviolet and visible light, right? तो दोज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है. अच्छा, मैं अगर एग्जांपल लूँ अपनी डेली लाइफ के अंदर, आप लोगों ने ये कहाँ देखी होती है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका फोटोसिंथेसिस. ओके. और कुछ? फोटोग्राफी, देन ब्लूप्रिंटिंग, तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर जिसको हम रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही यूज़ करते हैं. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स. बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनाते हैं. ठीक है. और ये जो एनर्जी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर मेन क्या रहता है? जो हमारी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसके अंदर हम एक्टिवेशन कैसे देते हैं? टेम्परेचर बढ़ाकर. लेकिन यहाँ पे हम एक्टिवेशन कैसे दे रहे हैं? रेडिएशन की हेल्प से. ठीक है. और एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल जो रेडिएशन रहती है हमारे पास, यूवी एंड विजिबल लाइट. ठीक है. इनका जो हमारे पास एनर्जी है उसकी रेंज रहती है 200 टू 450 किलो जूल पर मोल. और जो हमारे पास एनर्जी है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, दैट इज़ 10 टू 200 किलो जूल पर मोल. तो दीज आर energies of ultraviolet and IR radiations. ठीक है. अच्छा, चलिए मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ. लेट इट बी फोटोसिंथेसिस. राइट. इस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज फोटोसिंथेसिस. ओके. क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. यही बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्लस. बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकलती है. ओके. ओके. अब देखो, ये क्या रिएक्शन ऐसे ही हो जाती है? नहीं. बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस एंड क्लोरोफिल. आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, लाइट भी है, लेकिन अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा. ओके. अब क्या सिर्फ ऐसे डायरेक्ट ही रिएक्शन हो जाएगा? नहीं. अच्छा, पहले तो इसको बैलेंस कर लें. 6 6 और 6 बैलेंस्ड. ओके. तो देखो, इसका जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले क्लोरोफिल ये फोटोन से एनर्जी लेकर हो जाता है एक्टिवेटेड. स्टार लग गया मीन्स दिस इज एक्टिवेटेड क्लोरोफिल. राइट. अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी एक के साथ कंबाइन करेगा. ओके. क्लोरोफिल. और ये पता किसके साथ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. यस. एंड दिस इज एक्टिवेटेड क्लोरोफिल. और ये अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को. वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, खुद ये फिर से फ्री हो गया. ओके. फिर क्या होता है? अब ये जो एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड देन फॉर्म्स
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। एज यूजुअल आप इसको बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखो यहां से ना एक और नया वर्ड निकल के आएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में ये सब्सटेंस अगर नहीं होता तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो कौन है जो 1 2 3 4 लोग हैं यहां पे, लेकिन फोटो सेंसिटिव एक है एंड दैट इज क्लोरोफिल। तो इसको हम बोल देते हैं फोटोसेंसिटाइजर, राइट। और जो ये प्रोसेस हुआ, दिस इज फोटोसेंसिटाइजेशन, राइट। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो कंज्यूम नहीं होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, जस्ट उसका काम क्या होगा, एनर्जी को रिएक्टेंट्स तक पहुंचाना, तो दैट इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है दैट certain chemical reactions, photochemical reactions, do not occur directly when exposed to light radiations. However, such reactions occur when a small amount of outside substance which can absorb light is added to the reaction mixture. अब ये जो added substance है does not undergo any chemical change but absorbs energy and transfer it to one of the reactants, ठीक है। तो such a substance which when added to the reaction mixture helps to start a photochemical reaction without itself undergoing any chemical change is called photosensitizer and the process is called photosensitization, right. Okay, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ इसका। फोटोसेंसिटिव तो आपने देख लिया ना, ओके। देखिए हाइड्रोजन को हम, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मरकरी। अगर यहाँ पे अकेली लाइट होती कि हाइड्रोजन को हम तोड़ के ऐसे कर दें, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए हमें मरकरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स मैकेनिज्म। तो व्हाट हैपन्स, ये जो मरकरी है ये फोटोन से एनर्जी लेगा एंड इट विल बिकम एक्टिवेटेड मरकरी। देन दिस एक्टिवेटेड मरकरी combines with hydrogen and hydrogen becomes activated and mercury is again free. Mercury is again free. Okay, तो अब ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है ये टूटेगा और ये बना, क्योंकि एनर्जेटिक है ना, ये बना देगा दो हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे मरकरी जो है, हाउ इट इज एक्टिंग, मरकरी इज बिहेविंग लाइक फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। अच्छा, मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए आपने बहुत बार ये रिएक्शन देखा है +1 के अंदर। हमारे पास है हाइड्रोजन, क्लोरीन, और आपको पता है ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बन जाता है 2HCl, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में से क्लोरीन, इट इज फोटोसेंसिटिव, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा क्योंकि इसी का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्लोरीन लाइट एब्सॉर्ब करके बन जाता है क्लोरीन एक्टिवेटेड। अगले स्टेप के अंदर ये जो एक्टिवेटेड क्लोरीन है ये दो फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है। क्लोरीन क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ना, इस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप। यहां से चेन इनिशिएट हो गई, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ,
ये रहा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है HCl, और साथ में क्या इसने निकाल दिया, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ओके, इन टर्न हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ और फिर से बना देता है HCl और बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये दोनों ही स्टेप बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से चेन की प्रोपेगेशन स्टार्ट हो गई। दिस इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यहाँ से चेन प्रोपेगेट करनी शुरू कर गई। ओके, अब रिएक्शन रुकेगी कैसे? या तो एक H और एक Cl फ्री रेडिकल आमने सामने आके क्या बन गए, HCl, या फिर कई बार क्या होता है, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आमने सामने आए और ये बन गई क्लोरीन ना। यहाँ पे क्या हो गई, अब चेन टर्मिनेट, तो दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो देखो आपने हाइड्रोजन की डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये थी हाइड्रोजन की डिसोसिएशन, दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, ये रही combination of hydrogen and chlorine to form HCl. Again, this is photochemical reaction, right? And another reaction you studied about, that was photosynthesis. This is again photochemical reaction. तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता था, तो I felt better to discuss with you people. And मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मुझे आप लोगों से बात करनी है कुछ ऐसे फार्मूलाज़ के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट बना रही थी तो मेरी नज़र पड़ी कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो इसमें JEE मेन में, AAAT में और नीट में पूछे गए थे। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, सो दैट सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं, जब आप नीट और JEE के एग्ज़ाम्स करें तब भी आपको थोड़ी सी आसानी रहे, आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक क्विक रिवीजन दूंगी और एक दो न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाऊंगी, सो दैट आप कल का टेस्ट अच्छे से दे सकें। ओके, अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूला को आप अच्छे से जानते हैं, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऊपर इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। या तो आप इस फॉर्म में लिखते हो या आप इस फॉर्म में लिखते हो। ओके, फिर फर्स्ट ऑर्डर का ही जब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं तो दैट इज T हाफ 0.693 अपॉन K। क्लियर? ओके, इसके बाद मान लीजिए आपको n हाफ लाइफ पीरियड्स के बाद का अमाउंट पता करना है कि कितना बचा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड्स, तो ये हमेशा बराबर होता है A अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। तो इसको अगर मैं 2 रेज़ टू पावर n को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर n A नॉट अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। ओके, अच्छा अब देखो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना होगा, A नॉट बाई 2। आफ्टर 2 हाफ लाइफ, जो ऊपर है लाइफ उसका हाफ कर दो तो कितना आ गया, A नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2। ओके, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, जो ये बचा 2 का उसका भी हाफ कर दो, ये आ गया। देन अगर n लाइफ्स आ जाए हमारे पास तो अमाउंट कितना बचेगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ओके, मैं इसका एक न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज 138 सेकेंड। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो स्टेटमेंट को देखकर कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों को गिवन है T हाफ, इट इज़ 138 सेकेंड्स। ठीक है, T हाफ इज़ 138 सेकेंड। ओके, तो आपके पास दो कंसेंट्रेशंस हैं, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। ओके, तो आपके पास है A नॉट, इट इज़ 1.28
एंड आपके पास है ए, इट इज़ 0.04, ठीक है, जो भी आपके पास यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, राइट। अब हमें ये पता करना है कितना टाइम लगेगा कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, और टी हाफ का कंसेप्ट है ये। तो सबसे पहले 1.28 इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.64, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसको फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ्स किसके बराबर होगा, जितना हमारे पास इनिशियल है 2 रेज़ टू पावर n, राइट, ओके। तो 2 रेज़ टू पावर n को इधर ले जाएं, 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू a नॉट अपॉन a, ओके। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर n। अब देखो a नॉट कितना था, 1.28 डिवाइडेड बाय 0.04, ओके। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 32, ओके। 32 के फैक्टर्स करें तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 2 रेज़ टू पावर n, ओके। मैं यहाँ ले आती हूँ, या इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलें, ओके। तो आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। 32 का इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ओके। 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 5, n कितना आया 5, मतलब टोटल हाफ लाइफ्स कितनी आई 5। अब 5 हमारे पास हाफ लाइफ्स आ गई, राइट। अब हमें टाइम निकालना है, तो किसके बराबर होगा, तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा, हाफ लाइफ टी हाफ मल्टीप्लाइड बाय n। टी हाफ था 138, और कितनी हाफ लाइफ्स आई हमारे पास 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, यू विल गेट 690 सेकेंड। गॉट माई पॉइंट। किस तरीके से हमने किया, आपने क्या करा, आपको 2 कंसंट्रेशंस गिवन थी, टी हाफ गिवन था कि रिएक्शन का टी हाफ है 138 सेकेंड, तो बोलते हैं बताओ कितना टाइम लगेगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी और बाद में ये बच गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरीके से आपको बताती हूँ। देखो, आपके पास था 1.28, यही था ना, ओके। इसका हाफ करो, कितना आया 0.64, इसका हाफ करो 0.32, इसका हाफ करो 0.16, ओके। इसका हाफ करो 0.08, इसका हाफ करो 0.04, ठीक है। देखिए कितने टी हाफ है, पहला टी हाफ, दूसरा टी हाफ, तीसरा टी हाफ, चौथा टी हाफ, पांचवा टी हाफ, ऐसे निकालते हैं ना। जितनी कंसंट्रेशन थी फर्स्ट टी हाफ, मतलब 138 सेकेंड में कितना रह गया, इसका हाफ। अगला टी हाफ अगेन 138 सेकेंड्स रह गया इतना, अगेन 138 सेकेंड, 138 सेकेंड, 138 सेकेंड। तो या तो इनको प्लस कर लो, आपके सामने दिखाई दे रहा, 5 स्टेप लगे टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इस चीज़ को आप एक सिंपल से फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एंड फॉर्मूला इज दिस। आप यहाँ से डायरेक्ट n निकाल सकते हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और टोटल हाफ लाइफ्स कितनी लगेंगी और टोटल टाइम कितना लगेगा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल। अच्छा, कई बार आपको डायरेक्ट दिया है ना टी हाफ,
कई बार ऐसा दिया होगा कि कोई रिएक्शन है, लेट इट बी इनिशियल कंसंट्रेशन 80 से 40 हो गई इतने मिनट में, तो आपको देख लेना है कि 80 से 40 हो रही है, वो हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो, ये तो फॉर्मूला था जब आपको n हाफ लाइफ्स दी गई हो तो आप अमाउंट निकाल लें। ओके, अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के अंदर k किसके बराबर होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन टी, और उसका टी हाफ किसके बराबर होता है? इनिशियल अपॉन 2k। ये फॉर्मूलाज आपने डिराइव किए हैं। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट ला टी हाफ किसके बराबर? देखो, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये देखिए, टी हाफ डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर की, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ किसके बराबर है? 0.693 अपॉन के। यहां कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो इस फॉर्मूला को अगर आपको कंसंट्रेशन के साथ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो आ गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर -1, और अगर nth ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, nth ऑर्डर, जनरल हमारे पास टर्म क्या आती है कि टी हाफ इट इज 1 अपॉन ए नॉट रेज टू पावर n-1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट और नीचे ए नॉट की वैल्यू n-1। ओके, अब देखो, अब इसमें अगर आप मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो आप यहाँ क्या करेंगे? 1 1 - 1 0, आ गई ना वही वाली वैल्यू। ठीक है, तो when we have two different initial concentrations and find their corresponding t half, किस तरीके से? let t half 1 and t half 2, हमारे पास दो इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, तो टी हाफ की इनिशियल कंसंट्रेशन नेचुरली ए नॉट, दूसरी की भी ए नॉट, तो ये रही 1 की कंसंट्रेशन और ये रही 2 की कंसंट्रेशन, और फॉर्मूला हमारे पास यही है, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट n-1। तो अगर ये 1 है तो इसका यहाँ नीचे आएगा 2 का, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा फॉर्मूला। तो टी हाफ 1 नीचे आ गया, इन्वर्स में है, डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, इनको दोनों को एक वैल्यू में लेके n-1 ऊपर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इसको न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक मैंने न्यूमेरिकल, यस आई हैव रिटन द स्टेटमेंट। देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 मिनट एट सर्टन इनिशियल कंसंट्रेशन। When the concentration is reduced to 1/2 of the initial value, the half-life period is 25 minutes. Calculate the order of reaction. अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास है ए नॉट 1। ठीक है, 1 वाली वैल्यूज़ लेंगे, फिर हम 2 वाली वैल्यूज़ लेंगे। अब ए नॉट 1 इनिशियल कंसंट्रेशन देखो कितनी है हमारे पास, लेट इट बी ए, और उसने बोला ये रिड्यूस हो जाती है सेकेंड टाइम पे कितनी, हाफ, a/2। ठीक है, और हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 1, उसका टी हाफ, ओके, टी हाफ कितना है? 50 मिनट्स, और इसके साथ टी हाफ जो 2 है वो कितना है? 25 मिनट्स। ओके, तो
कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको पता चल गया ना क्या किया हमने, वो कहता है इनिशियल व्हेन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल हमने कितनी ली A, तो बाद में कितनी हो गई सेकेंड टाइम A/2, तो T12 क्या था 50 और बाद में कितना हो गया 25। ओके, अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, T12 इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 n-1। मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। ओके, तो व्हाट आई विल गेट, मेरे पास आएगा T12 अपॉन T12 किसके बराबर आया, T12 हमारे पास ये 2 वाली वैल्यू ऊपर जाएगी ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा A0 2 और इसकी रेज टू पावर है n-1 और यहाँ 1 के नीचे 1 आएगा, A0 1 n रेज टू पावर 1। ठीक है, अब आप लोगों को दोनों की कंसंट्रेशन की टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, T12 कितना है फर्स्ट वाला 50 मिनट, ओके 50 अपॉन 25 इक्वल्स A कितना है A अपॉन A/2, सॉरी ऊपर गया 2 वाली वैल्यू तो ऊपर आया A/2 और नीचे हमारे पास आया A। ठीक है, और इनकी सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, ये भी और ये भी n-1। ठीक है, ओके so we get, ये रही हमारे पास आया 50 अपॉन 25 इक्वल टू, अब देखो 2 वाली वैल्यू ऊपर थी ना, A/2 अपॉन A और दोनों की ही वैल्यू n-1। ओके, और ये आ गया 2, A से A कैंसिल, अब ये क्या आ गया 1/2, ये बना 2 इक्वल टू 1/2 n-1, तो ये हो गया 2/1 n-1। ओके, तो 2/1 रेज टू पावर 1 इक्वल टू, अगर मैं इसको घुमा के लिख दूँ 2/1 तो ये क्या हो जाएगा 1 - n, ऐसा ही होगा ना, इट विल बी 1 - n। ओके, ये पावर्स अब बराबर हो जाएंगी, 1 इक्वल टू 1 - n, n इधर ले आओ तो n किसके बराबर हो गया 1 - 1, n विल बी 0। ओके, कौन सी रिएक्शन हुई भाई, रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। पता चला कैसे किया, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि हमें पता नहीं चला किसकी जगह क्या लिख दिया। देखो बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर क्या था A0 2, नीचे क्या है A0 1 और सभी की जो वैल्यू है रेज टू पावर n-1, ऐसे लिखा था ना हमने। ये वैल्यू मैंने कॉमन उसमें ले ली, ऊपर सेकंड नीचे 1, इसकी भी n-1 पावर है, इसकी भी तो हमने कॉमन करके लिख दी। अब A0 सेकंड वैल्यू इज A/2, यहाँ रख दी, और 1 वाली वैल्यू क्या है A, उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके आगे फिर हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया, 50/25 A/2 अपॉन A n-1, ये चीज़ आ गई, उसको इन्वर्स करके लिख दिया और हमारे पास n की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स इट इज़ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को थोड़े से जो फॉर्मूलाज हैं उनको मैं फिर से बता दूं। ये फार्मूला सिंपल,
जब आप लोग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर n हाफ्स निकालते हैं तो A इक्वल टू A0/2⁴n, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से हमने इसको डिराइव किया, आप पहले देख चुके हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से कोई भी जब दो इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन होती हैं और आपके पास 2 टी हाफ दिए होते हैं तो आप आसानी से उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। वन मोर easy trick to find certain type of numericals. Now we have to find increase in rate of reaction when there is increase in temperature. Okay. अब आपको पता है हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 टेम्परेचर होंगे, एक हायर और एक लोअर, और किसके बराबर होगा दोनों का रेशो 2⁻² T2 - T1 अपॉन डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। 2 क्यों? Why 2? Because with every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes double. तो हमें ये पता करना है कि किस टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि लेट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री टू 100 डिग्री। तो पहला टेम्परेचर है T1, दूसरा है T2, तो 50 डिग्री से 100 डिग्री हो गया। ओके, तो दोनों का रेट हम डिवाइड करेंगे हाई टेम्परेचर अपॉन लो टेम्परेचर। अब क्योंकि 10 डिग्री, ये रहा 10 डिग्री, 10 डिग्री से डबल हो जाता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा T2 - T1 अपॉन 10, क्योंकि 10 डिग्री से डबल इसलिए 2, दोनों का डिफरेंस 2⁻, कितना आएगा, लेट फाइंड आउट। अब देखो ये हमारे पास रेट आ गया 2⁻, 100 - 50/10, 50/10 कितना आ गया 5, 2⁵ कितना आ गया 32 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल इंक्रीज 32 टाइम्स। ओके, अब मान लीजिए लेट, ये इस तरह के न्यूमेरिकल में ना आपको एक चीज पक्का दी होगी, दैट रेट ऑफ रिएक्शन becomes double with 10 degree rise in temperature. ओके, तो आपको निकालना है फाइंड इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन when temperature changes from, let it be 20 to कितना ले, ओके 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। तो T1 क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज rate at T2 upon rate at T1 किसके बराबर होगा 2⁻, T2 - T1 अपॉन 10। ओके, 2 इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री से डबल होता है, हमेशा डबल ही होता है। ओके, अब 2⁻, देखिए क्या आया हमारे पास 100 - 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 2⁻, 80/10 और इट विल बी 2⁸. ओके, तो हमारे पास इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ 2⁸8, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 6 7 8, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = 128, 128 multiplied by 2, it will be 256 times। समझ आया? तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं।
तो जो भी आपको हाई लो टेम्परेचर दिया गया होगा आप उनके रेट को डिवाइड करेंगे 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन देख लीजिए आप, अलग अलग फार्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से वो फार्मूलाज आए हैं आपने अच्छे से उनको नोटिस किया। आप में से जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं नोट्स भी भेज दूँगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। कल के टेस्ट में मैंने अच्छे अच्छे चुन चुन के न्यूमेरिकल्स डाले हैं, सो दैट थोड़ी सी अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आगे हायर एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से इनको चेक कीजिए, जो ना पता चले वो आप मेरे को रिटर्न कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।